हेलो गाइस, आज मैं आपको सेट थ्योरी कराने वाला हूं जो आपकी क्लास का सबसे पहला चैप्टर है। यहाँ पर आप एक बात बहुत क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपको 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है तो एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा और कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आपको स्किप नहीं करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने स्किप किया तो वो आगे जाके स्ट्रगल करेगा और वापस एनसीईआरटी उसे पढ़नी पड़ेगी, जो कि कठिन है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस आपको एनसीईआरटी में पढ़ने हैं। तो मैं जो हूं इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। आप भी देख लीजिए, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आपके सामने। आपको भी इंट्रोडक्शन से पढ़ना है, ना कि एक्सरसाइज से पढ़ना है। ओके, इसने जो बोला है उसका मीनिंग निकालना है। ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। फिलहाल देखिए, आपके सामने ये लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। वैसे तो आप कंप्लीट पढ़े तो बेहतर है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन को एक बार रीड कर लें कि क्या है कॉन्सेप्ट। इसमें बताया गया है कॉन्सेप्ट क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। ये आपका यहाँ पर रिलेशन फंक्शन में, ये ज्योमेट्री में, सीक्वेंसेस में, प्रोबेबिलिटी में, एक्सेट्रा बहुत जगह पर नॉलेज ऑफ सेट्स की जरूरत पड़ती है। ओके, ये बताया इसने, इसे आप खुद पढ़िएगा। उसके बाद जॉर्ज कैंटर, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो, और इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे अभी भी मेंशन है, पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इंट्रोडक्शन जरूर मेंशन होगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है इसकी तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तब आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी। ओके, तो हर चीज की फैसिलिटी है। अगर कोई चीज आपको आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताएंगे, देन मैं उसे भी मेंशन कर दूंगा। ओके, फिलहाल यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर वर्क कर रहे थे तब जाके उन्होंने ये चीज इजाद की और ये सेट थ्योरी बनी। सिंपल इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 1.2 के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल पढ़िए। इसमें यह बताया गया है कि एवरीडे लाइफ में क्या क्या चीज को हम किस तरीके से, हमारे डेटा होते हैं और उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, और कौन सी चीज को सेट के दायरे में रखा जाए, कौन सी चीज को सेट के दायरे में नहीं रखा जाए, ये बताया गया है। वो तो मैंने भी बता देता आपको वेल डिफाइंड क्या होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे, ये मैंने इंपॉर्टेंट पे निशान लगा दिया। इंपॉर्टेंट पहले इंट्रोडक्शन था सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे के पूरे इस चैप्टर के अंदर आपको सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगी। तो उसमें एन लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, याद रखिएगा। जब एन लिखा हुआ मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए उसे नेचुरल नंबर लिखा है उसने। उसके बाद जेड लिखा हुआ मिलेगा, उसे हम इंटीजर बोलेंगे। क्यू का मतलब रैशनल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे 10th में पढ़े थे उन्हें बता दूं, नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, यानी कि जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, बट डेसिमल नहीं होंगे। रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या है। इनके ये सिंबल आपको पढ़ लेने हैं जरूर और याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लस लग गया ऊपर तो आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा है प्लस का मतलब क्या होता है। वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, सिंपल है। तो ये पढ़ लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सेट, ये बता दिया था। आप चाहो तो मैंने कहा लिटरली पूरा पढ़ो, वरना इतना तो पढ़ो जितने पे मैंने बताया है इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर पढ़ो आप। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। उसके बाद इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है। और बिलोंग्स टू क्या नहीं होता, नॉट बिलोंग्स टू को क्या बोला जाता है, ये भी इसने बताया। नॉट बिलोंग्स टू को इसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मत छोड़िएगा, इसे जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आपको ये बताया था रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहते हैं। देखो मैंने टेबुलर फॉर्म नहीं बताई थी, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, जो डिजिट्स में लिखी जाती है। और सेट बिल्डर फॉर्म तो होती है आपकी, जो आपके स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। ये दो बातें बताई। नोट पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा है नोट तो, लेकिन जरूरत नहीं है इतनी। इंपॉर्टेंट मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हालांकि मैंने भी बताया था और आपको ये खुद भी जानना है ना। ये वाला पैराग्राफ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो ये वाला इंपॉर्टेंट जरूर पैराग्राफ समझे। कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको इसने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है अच्छे से। जो बात मैंने बोली थी वो सुन के आप भूल सकते हो, बट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक शब्द वही लिखा है। आप इसे पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। इसे कैसे पढ़ा जाता है, इस लाइन को पढ़ा कैसे जाता है, इस बात के बारे में भी इसने बोला है। देखो यहाँ पर देखिए, वी यानी कि ये वी जो लिखा है, इज रीड एज कैसे पढ़ेंगे,
द सेट ऑफ ऑल एक्स, मैंने बोला था ना सेट ऑफ ऑल एक्स किसे बोलते हैं, इस वाले एक्स को बोला है इनने, ब्रैकेट और एक्स को सेट ऑफ ऑल एक्स, सच दैट बोला है किसको, इस कॉलन को बोला है। उसके बाद एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पर बाकी की बात ये बोल दी। तो इसका मतलब ये बात जितना भी इन्हें साफ साफ लिखा है, कहता है दिस इज डिस्क्रिप्शन, in this description the brackets stands for the set of all, the colon, ये colon जो दो बिंदु होते हैं ये वाले colon stands for such that and for example, ये आपको यहाँ पर आगे के बता रखे एग्जाम्पल। ये वाला पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो दो पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया एक एप्सिलॉन और एक ये। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। मैं एग्जाम्पल नहीं कराने वाला आपको क्लास में, क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व है, आप खुद से एफर्ट करोगे तो कर लोगे। लेकिन अगर आपको डाउट आता है तो मैं एग्जाम्पल्स आपको बता सकता हूं क्लासेस में, अभी फिलहाल कराऊंगा नहीं लेकिन बता सकता हूं। तो आपको खुद करना है फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका होमवर्क है, अभी करिए, बल्कि होमवर्क नहीं, अभी इस वीडियो को पॉज करिए, फर्स्ट एग्जाम्पल करिए, थर्ड एग्जाम्पल करिए, सेकंड करिए, थर्ड करिए, फोर्थ करिए, फिफ्थ करिए। अभी जल्दी से इसको एग्जाम्पल को करिए। जो एग्जाम्पल आपसे हो जाता है वो ठीक है, जो एग्जाम्पल आपसे नहीं हो रहा है आप बेफिक्र रहिए, उस एग्जाम्पल को आप छोड़ दीजिए, आप आगे इस वीडियो को पूरा देखिए, देन उसके बाद वो एग्जाम्पल के डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा आपको, आप मेरे से पूछिए। लेकिन चलना साथ साथ है, एक साथ वीडियो नहीं देखनी है आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी करने हैं, ये आपको एनसीईआरटी लेके बैठनी है। चलिए, मेरा आज का जो क्लास का काम है वो है फर्स्ट 1.1 के क्वेश्चंस कराना, सारे 6 क्वेश्चन है, आज हम इसी को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता लगी जाएंगी जब आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट तो खुद पढ़ता नहीं ना, वो तो स्किप कर जाता है कि खुद पढ़ने वाला सेक्शन तो हम नहीं करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज से करा रहा हूँ, ठीक है। पहली क्वेश्चन में आ जाते हैं, जल्दी से देखेंगे, गौर से मेरे साथ साथ रहेंगे, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना साथ रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, यानी कि नीचे जो नंबर्स दे रखे हैं 9 तक, इनमें से कौन सा सेट्स है। जस्टिफाई योर आंसर्स, अपने आंसर्स को जस्टिफाई करो। पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, यानी कि आपको बताना है, जो कलेक्शन करना है ऑल द मंथ्स, सारे महीनों का कलेक्शन करना है, ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी कि आपको कलेक्शन करना है उन सभी महीनों का जो जे से शुरू होते हैं, जे से शुरू होने वाले सभी महीनों का कलेक्शन करना है। आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, इज कलेक्शन पॉसिबल, कलेक्शन पॉसिबल, क्या कलेक्शन पॉसिबल है, क्या अगर ये काम मैं आपको करने के लिए दूं, क्या आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप वो सारे के सारे महीने आप एक कॉपी पे एक जगह पर लिखिए जो कि जे से शुरू होते हैं, एक साल के अंदर जितने भी महीने जे से शुरू होते हैं उसे लिखिए, तो आप कहेंगे सर मैं लिख सकता हूं। मैं किसी दूसरे बच्चे को ये काम दूं, वो बच्चा भी कहेगा हाँ हम लिख सकते हैं। किसी तीसरे स्टूडेंट को ये काम दूं तो वो कहेगा हम भी लिख सकते हैं, यानी कि कलेक्शन इज पॉसिबल। तो पहली कंडीशन तो एग्री कर दी हमने, यस कलेक्शन इज पॉसिबल, है ना। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इज दिस कलेक्शन वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। और मैंने बताया था वेल डिफाइंड का मतलब विच हैज द सेम आंसर, यानी कि आपकी कॉपी पे जो आपने मंथ लिखे हैं और दूसरे बच्चों ने जो मंथ लिखे हैं, क्या वो सेम मंथ लिखे हैं या अलग अलग लिखे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपका है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट फर्स्ट, उसने अपनी कॉपी के अंदर लिखा जनवरी, जून और जुलाई, ओके, ये स्टूडेंट ने लिखा। एक दूसरे स्टूडेंट ने लिखा जून जुलाई जनवरी, एक तीसरे ने लिखा जुलाई जनवरी जून। लेकिन सभी बच्चों ने लिखे तो यही 3 नाम है, क्योंकि जे से शुरू होने वाले तो यही 3 नाम होते हैं। इसका मतलब सबका कलेक्शन सेम आ रहा है। अगर सबका कलेक्शन सेम आ रहा है तो ये नहीं कि वो वेल डिफाइंड है, तो हम कहेंगे यस इट इज वेल डिफाइंड। और अगर कोई स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस अगर उसे कलेक्ट भी किया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया जा सकता है, कलेक्शन पॉसिबल है। दूसरा, अगर वो वेल डिफाइंड भी है तो इसका मतलब वो सेट है। तो इसका हम जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यस, इसका आंसर मैं बता देता हूं, हम लिखेंगे यस
इट इज अ सेट बिकॉज इट इज, बिकॉज ऐसे ना लिख, कैसे लिखते हो, बिकॉज कलेक्शन इज पॉसिबल एंड वेल डिफाइंड, एंड इट इज वेल डिफाइंड। ये मैं लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको सारे में नहीं लिखना। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स जब चेक करते हैं एग्जाम्स, तो अब वो मांगते हैं कि आप जस्टिफिकेशन को अच्छे से बताएं क्लियरली। अदरवाइज तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं आएगा। पेपर में सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर आएगा कि सेट है कि नहीं है, बस इतना लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। तो आपको बताना है सेट है कि नहीं है, तो ये बता देना है यस इट इज सेट, है ना। दूसरे की बात कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, कलेक्शन इज पॉसिबल और नॉट, पहले तो ये बताइए क्या आप कलेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको काम के लिए कहूँ, मैं अपने स्टूडेंट को कहूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट इस समय देख रहे हैं, आप सब जने अपने अपने घर में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया को कलेक्ट करिए। तो आपने एक पेज लिया, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक के नाम लिखने हैं। अलग अलग नाम लिखेंगे, कोई मुंशी प्रेमचंद लिखेगा, कोई रविंद्रनाथ टैगोर को लिखेगा, और इसी हिसाब से सब अपने अपने नाम लिखेंगे। ठीक है ना, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। उसके बाद अगर आप सभी बच्चों के पेपर को कलेक्ट करके जब देखोगे नाम, तो सभी के नाम अलग अलग होंगे। अगर मेरे से कलेक्शन की बात करी जाए तो मैं इतना सारा लिखता हूं, मैं भी उसमें अपना एक नाम मेंशन कर दूंगा कि मैं भी तो मोस्ट टैलेंटेड ही हूं, अपनी नज़र में मैं तो टैलेंटेड ही हूं। तो इसका मतलब आप तो मेरा नाम नहीं लिखेंगे ना, कोई किसी दूसरे राइटर का नाम लिखेगा तो कोई किसी दूसरे राइटर का नाम लिखेगा। यानी कि मोस्ट टैलेंटेड का कोई पैमाना नहीं होता, मोस्ट टैलेंटेड का कोई स्केल नहीं होता। भाई आप अपनी तरफ से रैंक डिसाइड कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज नॉट सेट। कलेक्शन इज पॉसिबल बट नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट। तो आपको ये बात पता लगी कि क्या चीज सेट होती है और क्या चीज सेट नहीं होती। इसी हिसाब से आपको बाकी के क्वेश्चंस का जवाब देना है। अब ये आपका होमवर्क हो गया, अभी आप इसका जवाब लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको आप आंसर शीट में जाके मैच करेंगे। डेफिनेटली आपका कोई ना कोई आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो पहले तो उस पर सोचना है कि ऐसा क्यों, आपने किस नजरिए से सोचा कि आपका आंसर पीछे वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा। और अगर आप उसे नहीं समझ पाए, तो क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो मैंने आपको कहा है आप मेरे को वो डाउट्स पूछेंगे, आफ्टर दैट मैं उसको रिवर्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या रीजन रहा, तो इस पर हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क हुआ। अभी पहले करेंगे, पॉज करिए वीडियो को, इसे करिए, देन आगे बढ़िए। ओके, ये नहीं कि आप बाद में करेंगे, होमवर्क मतलब बाद में नहीं करना, आप घर पे ही तो बैठे हैं, होमवर्क मतलब अभी करना है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स सेकंड क्वेश्चन को भी मैंने बताया था। ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। ये एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और ये आपने पीछे जो मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ के आए हैं, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 इज बिलोंग्स टू ए सेट और नॉट, तो आप बीच में सिंबल भरना है, तो आप कहेंगे यस बिलोंग्स टू, क्योंकि 5 इसमें है। उसके बाद 8 बिलोंग्स टू ए और नॉट, तो आप कहेंगे नो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 2 मैंने भर के बता दिए, बाकी के आपको भरने, बहुत सिंपल है, करके देखिएगा, इसमें तो डाउट भी नहीं होगा। ठीक है ना, अभी कर लीजिए और मैच जरूर करिए पीछे से। ठीक है ना, यानी कि आंसर से मैच जरूर करिए। थर्ड क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है भाई, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यही तो मैंने बताया था, बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। चलो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये कराने वाला क्वेश्चन है। धीरे धीरे ही आपको अगर आसान चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, तो कठिन तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर, है ना। आसान चीजें जो है, यानी शुरुआत जो है वो आसान होता है, वो आपको समझना होगा, है ना, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सीधा आंसर लिख रहा हूं, और क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ऐसे ही पढ़ना है, फॉर द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसका मतलब एक्स का मतलब कॉलन से पहले वाले एक्स का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसका मतलब कुछ नहीं छोड़ना, सारे एक्स की वैल्यू लेनी है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ना है आपको, द सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलन से पहले जो लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यानी कि सभी के सभी इंटीजर लिखने हैं, और वो जो वैल्यू एक्स की है वो लिखना है। तो एक्स की वैल्यू है क्या भाई, -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, और साथ साथ -3 के बराबर भी है। क्या लिखा हुआ है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, यहां पर लिखा है एक्स जो है
लेस, यहाँ पर -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पर ये संख्या बड़ी है, ग्रेटर है ना, और ये संख्या आपकी छोटी है, लेसर। तो आप -3 से बड़ा क्या होता है, फिर उससे बड़ा क्या होता है, फिर उससे बड़ा क्या होता है, और 7 सबसे बड़ी संख्या। तो एक नंबर लाइन के हिसाब से सोचो जरा, इंटीजर तो नंबर लाइन पे होता है, -3 से पहले आता है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, फिर 7। तो आपको क्या लिखना है, -3 तो लिखना ही है, क्योंकि इस निशान का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ सेट में लिखना है -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6। 7 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आपने जो क्वेश्चन है वो बिल्डर फॉर्म में पढ़ा और उसको कन्वर्ट करके आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये कह रहा था सारी वैल्यू लिखनी है, फॉर ऑल वैल्यू, है ना, सारी वैल्यू लिखनी है, कोई सी नहीं छोड़नी, और वो वैल्यू लिखनी है जो कि -3 या -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। आंसर आ चुका है, आपके सामने है। उसके बाद बी में कहता है x सच दैट x, ऐसे पढ़ा जाता है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो लेस देन 6 है। अभी लिख के दिखाऊं, लो जी, लिख दो 1 2 3 4 5 6। भाई नेचुरल नंबर तो यही होता है। आंसर आ गया, इसे कॉपी पे लिख लो मेरे साथ साथ। उसके बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहता है, कहता है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती। देन हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर कितनी डिजिट्स होती हैं, तो टोटल 10 डिजिट होती है मैथ्स के अंदर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 की 10 डिजिट्स होती हैं। और इन डिजिट्स के फॉर्मेशन से इन्हें कहते हैं डिजिट्स, है ना, यानी कि अंक, और इन्हीं के फॉर्मेशन से बनता है नंबर। तो नंबर्स इनके फॉर्मेशन से बनते हैं, ये खुद भी अपने आप को नंबर कंसीडर करते हैं और इनके फॉर्मेशन से नंबर बनते हैं। तो 2 डिजिट नंबर की बात करता हूं, 2 डिजिट नंबर्स। तो आप ध्यान रखना, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 होता है और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 होता है। 3 डिजिट नंबर, डिजिट 3 अंकों की संख्या, ठीक है ना, तो सबसे छोटा 3 अंकों की संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो 999 होती है। याद रखना ये बातें। अच्छा, ये कहता है 2 अंकों की संख्या लिखनी है, इसने बोला है 2 डिजिट नंबर लिखने हैं। ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम जो है, सम ऑफ डिजिट जो है वो 8 होना चाहिए। डिजिट का सम ऑफ डिजिट, यानी कि दोनों अंकों को जब जोड़ेंगे, अंकों को, ना कि नंबर्स को, याद रखना, डिजिट्स को जोड़ रहे हैं, नंबर्स को नहीं जोड़ रहे हैं। तो इसने कहा सम ऑफ डिजिट इज क्या आना चाहिए, 8। तो क्या देंगे, इसका जवाब क्या देंगे भाई, ये सी पार्ट लिख दिया। सबसे पहला मैं लिखूंगा नंबर 1 और 7, 17, 17 लिखना है आपको ऐसे ही। 17 मतलब 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या का डिजिट का सम 8 आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे आप 26 देखिए, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे 3 और 5, 35। उसके बाद लिखेंगे 4 और 4, 44। देखो अंकों का जोड़ देखिए ना, ये दोनों अंक है, दोनों का जोड़ 8 आ रहा है और 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद आएगा 53, उसके बाद आएगा 62, उसके बाद आएगा 71, उसके बाद आएगा 71 के बाद 80। ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर हैं और सारे के सारे में डिजिट्स का सम जो है वो 8 आ रहा है। इसकी पूरी बात हमने साबित कर दी, शर्त पूरी हुई और आंसर भी आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे करने आंसर। डी वाला पार्ट क्या कहता है, कहता है प्राइम नंबर्स बताने। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, विच इज डिविजिबल और 60। जो डिवीजर होता है 60 के डिवीजर में प्राइम नंबर क्या होगा, 60 के डिवीजर में। चलो ये आपको होमवर्क हो गया, ठीक है ना। ये आपको अभी करके दिखाना है मुझे। प्राइम नंबर ढूंढिए। प्राइम नंबर जानते हैं जो अपने ही टेबल में आए या 1 की टेबल में आए, बस उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो वो प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। वो नंबर ढूंढिए और जो 60 से डिवाइड होता हो, आपका काम है ये। मैं 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इंग्लिश का वर्ड। तो अगर इंग्लिश का वर्ड दे रखा है तो इसके अल्फाबेट्स को कैसे लिखते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में। ये बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सीख लो। कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होगा। आपको लिखना है T, R, I, G, O, N, उसके बाद कोमा। O दोबारा नहीं आएगा, ये जो O लिखा हुआ है। फिर उसके बाद M आ जाएगा, फिर उसके बाद E आ जाएगा, फिर उसके बाद T और R नहीं आएगा, फिर उसके बाद Y आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं सेट थ्योरी के अंदर वो
कैसे अरेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में आपको भी बता दिया, ठीक है ना। बेटर एक नया वर्ड आ गया, ये रहा बेटर, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, आपका काम है ये, अभी करिए B, E, T, R, है ना, दोबारा रिपीट तो होगा नहीं, तो हो गया ये। तो ये थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो चुका है और आई थिंक आपने भी मेरे साथ साथ, मैं तो बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत रैपिडली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जब इसे क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो इतना रैपिडली नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखने की इतनी हैबिट नहीं है। फिक्र मत करिए, आप तसल्ली से करिए, लेकिन करिए एक बार। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप करेंगे तो तसल्ली से, इस वीडियो को आप देखेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा लगा के, लेकिन एक ही बार करेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे। हम दोबारा कुछ और पढ़ने वाले हैं, ये नहीं पढ़ने वाले दोबारा, ठीक है ना। तो इसे तसल्ली से करिएगा, स्किप मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये लिखना है, ठीक है, बात समझ में आती है। सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में ये आपका पहला पार्ट है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए क्या लिखा है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 3 का पहाड़ा है ना ये भाई, मल्टीपल ऑफ 3 बोलते हैं इसे। तो आप लिखेंगे x सच दैट x, बहुत सिंपल है लिखना, x सच दैट x। कहता है x का मतलब फॉर ऑल वैल्यू, यानी सेट ऑफ ऑल वैल्यू, सेट ऑफ ऑल वैल्यू, है ना, सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, है ना। और इसका मतलब हो गया सच दैट, और यहां पर लिखनी है स्टेटमेंट, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x is a multiple of 3 and less than कितना, 3 के मल्टीपल और लेस देन कितना, 15। 15 से छोटा 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, जरा बताइए। 15 से छोटे 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये होते हैं जो आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर हमने जो है ना इसको ऐसे किया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू 3n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 12, यही रखा है ना। तो ये आंसर है। अब कोई बच्चा कहे सर जी ये 2 आंसर है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल दोनों के दोनों ठीक है, यानी कि आपने ऐसा लिखा और पीछे जो लिखा हुआ आंसर है वो कुछ और तरीके से लिखा है, किसी भी स्टाइल में लिखा हुआ है, लेकिन बात और उसका मतलब तो एक ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसे क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे तो भी ये बिल्डर फॉर्म है, और ऐसे लिखेंगे तो भी ये बिल्डर फॉर्म है, और पेपर में दोनों पे पूरे नंबर मिलेंगे। बस कंडीशन सिर्फ एक है कि अगर इससे दोबारा रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ जाए, इससे दोबारा रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ जाए, तो वो रोस्टर फॉर्म सेम होनी चाहिए, यानी कि आपके इससे कुछ और ही रोस्टर फॉर्म बन जाए और ही कुछ नंबर्स बन जाए, बस ये एक शर्त होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको इसी बेस पर अगला क्वेश्चन और उससे अगले क्वेश्चंस भी करने हैं। मैंने कहा है होमवर्क में ज़्यादा दूंगा, लेकिन आप कर लेंगे, आपको मैंने आइडिया बता दिया। जैसे कि अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलो अगला वाला मैं थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वरना। ये लिखा क्या हुआ है, पहले इसको रीड करते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, ठीक है। हर एक कोई नंबर पिछले वाले पर डिपेंड है, लेकिन ऐसे तो रोस्टर फॉर्म नहीं बन सकती। अच्छा पहले वाले नंबर से जरा सोचते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखो ना, पहले वाले नंबर से सोचते हैं, हर किसी को पीछे वाले से डिपेंड करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 की पावर रखेंगे तो बिल्कुल सेम तो रहा है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, फिर 16 फिर 12 32, 2 की पावर 5। तो आपको समझ में आया, आप लिखोगे x सच दैट x इज और उसके बाद लिखोगे 2 की पावर n, और फिर लिखोगे वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखो कितने आसानी से आपने रोस्टर बिल्डर फॉर्म लिख दी। इसी तरीके से ये भी लिखोगे 5 की पावर n, इसी तरीके से इसे लिखोगे इवन नंबर, इसी तरीके से इसे लिखोगे n का स्क्वायर। आपका काम है, आप लिख के दिखाओगे, हिंट मैंने दे दिया है, आप खुद से करिए, पॉज करिए, सारे क्वेश्चंस करिए, मैच करिए, देन उसके बाद आगे बढ़िए। ओके अब आ गए हैं हम 5वें क्वेश्चन के पास। तो 5वें क्वेश्चन में क्या कहता है, टोटल 6 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो 5वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स बाय द फॉलोइंग सेट। अब आपको इसे खुद बनाना है। देखो बहुत आसान है भाई, आपको ये बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। मैं अभी बना के दिखाता हूँ, 1 3 5 एंड डॉट 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 डॉट, कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये है आपके पास ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। यहाँ कहता है इंटीजर बताना है, इंटीजर में डेसिमल्स तो होते नहीं है। कहता है -12 से बड़ा है और 4.5 4.5 से छोटा है। तो जरा नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लो, ये है आपके सामने -1, ये है 0 1 2 3 4 5। तो देखो 4.5 कहाँ मिलेगा आपको, 9.5 यहाँ मिलेगा ना, 4.5 9/2।
और माइनस का हाफ कहाँ मिलेगा, माइनस का हाफ यहाँ मिलेगा। माइनस हाफ से बड़ा और 9/2 से छोटा। आपको दिख रही है संख्या कि नहीं दिख रही है? आप ये सारी संख्या यहाँ लिख दो इसके आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, बस यही तो कह रहा है। तो आपको चीजें समझनी है, समझ लोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर लेस देन 4, तो x स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि -2 भी लेना है, -1 भी लेना है, 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है। -2 से लेकर +2 तक की सारी संख्या लेनी है। तो ये सारे के सारे ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म। ऐसी लॉयल को तो मैंने बता दिया, LOY, L लिख लेना है ना, L नहीं आएगा दोबारा, A आएगा, LOYA। उसके बाद इसका बता दिया मैंने यहाँ पर, ये भी बताया था क्या कहता है, कहता है मंथ लिखने हैं वो सारे के सारे, एक एक्स में वो सारे मंथ लिखने हैं जो कि 31 डे के नहीं होते। तो आपको पता है जनवरी 31 का होता है, फरवरी 31 का नहीं होता, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 31 का नहीं होता। इस तरीके से सारे नंबर्स का कलेक्शन लिखना है और याद रखना सेट है तो करली ब्रैकेट में लिख देना है और फिर उसके बाद ऐसे कोमा लगा के लिखते जाना है। ठीक है। आगे कहता है x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट। तो आपको पता है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं भाई, 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। तो कॉन्सोनेंट्स के अंदर कहता है इन इंग्लिश अल्फाबेट, कहता है जो प्रोसीड्स के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, और आपको लिख के पीछे मैच कर लेंगे इसके आंसर्स को और आंसर आ जाएगा। ये छठा क्वेश्चन भी आपका काम है, मैच करना है बस आपको। ये राइट वाले पार्ट को आप रोस्टर फॉर्म बनाइए। कहता है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हो अभाज्य संख्या जो अपने में और एक के पहाड़े से कटे। और उसके बाद कहता है एंड डिवीजर ऑफ 6। डिवीजर ऑफ 6 का मतलब 6 से भाग हो जाए, ऐसा प्राइम नंबर जो 6 से भाग हो जाए। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है जो 6 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 के पहाड़े में 6 आता है। फिर उसके बाद 3 होता है, बस 2 ही संख्या होती है। किससे मैच करा, ये देखो मैच कर गया 2 और 3। ऐसे ही आपको इसे मैच करना है, किससे करेगा, ऐसे इसे, ऐसे इसे, इन सबसे मैच करना है, ऐसे लाइन खींचनी है बस। ओके। तो गाइज मैंने ये एक्सरसाइज फिनिश कर दी है और मैंने कहा है कि क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, बस आप उसके यूज टू हो जाए, उस पैटर्न के, उस सिस्टम के आप यूज टू हो जाए कि आप वीडियो देखते देखते ही अपना होमवर्क कर रहे हैं। ये नहीं कि पहले आप लेट के वीडियोस देख रहे हैं फिर उसके बाद आप एक दिन उठाएंगे कॉपी और उसके बाद क्वेश्चन कर डालेंगे, ऐसा दिन नहीं आता। तो वो काम पेंडिंग होता चला जाएगा और आपका बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि जैसा मैंने आपको बताया है आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो आप अपने घर रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है गाइस।